नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी उत्तरकाशी के लिए हुए रवाना। रेस्क्यू ऑपरेशन की करेंगे मॉनिटरिंग। कुछ ही देर में पहुंचेंगे उत्तरकाशी। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में पहुंचेंगे उत्तरकाशी। रेस्क्यू ऑपरेशन की करेंगे मॉनिटरिंग। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी उत्तरकाशी के लिए रवाना। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री कुछ ही समय में उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाकायदा फोन पर अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री से। क्या कुछ इस समय की ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उत्तरकाशी में उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उसमें सफलता पूरी तरह मिलते हुए दिखाई दे रही है। और जितने भी, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हों, उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि हों, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टनल के जो जानकार लोग आए हैं, उन सबकी मेहनत अब सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से अधिकारियों ने आज कहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि अब बहुत कम समय है कि जब हम 41 मजदूरों को टनल के अंदर से सकुशल बाहर निकाल लेंगे। तो संभावना यही है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अधिकारियों ने उत्तरकाशी के अंदर की है, कि देर रात तक जितने भी मजदूर हैं उनको सकुशल निकाल लिया जाएगा। ये एक खुशखबरी उत्तराखंड के लिए आज हम दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। अधिकारी कोशिश में हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के टच में थे, एक एक चीज की जानकारी ले रहे थे कि टनल के अंदर किस तरह चीजें पहुंचाई गई है, चाहे वो खाद्य सामग्री रही हो या उपकरण रहे हो, वॉकर टॉकी रही हो, संचार माध्यम रहे हैं, तो पूरी वो जानकारी लेते रहे। और एक हफ्ते की हम बात करें तो कम से कम 4 से 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर पहले ही देहरादून से रवाना हो गए हैं उत्तरकाशी के लिए। और वहां पर वो तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो देर रात तक भी चलेगा, उस सब की समीक्षा करेंगे। जी अवनीश जी, इसी बीच हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा भी जुड़ चुके हैं। तो अभय, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, यदि ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो कितना अपडेट है? क्योंकि जानकारी ये निकलकर सामने आ रही थी कि 40 मीटर तक ऑलरेडी ड्रिलिंग हो चुकी है, कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बची है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 10 दिन के बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी। खुशी की खबर आज 11वें दिन और लेकर आई है, जिसमें कह सकते हैं कि टनल के भीतर जो 800 mm का जो पाइप अंदर डाला जाना था ड्रिल करके, वो अब लगभग 50 मीटर के करीब वहां पर ड्रिल हो चुका है। और अब से ये कह सकते हैं कि कुछ देर बाद जैसे ही इसका आखिरी चरण शुरू होगा, तो ये ड्रिल करने वाला जो 800 mm का जो पाइप है वो उस स्थान पर पहुंच जाएगा, मलबे के उस पार जहां पर मजदूर इस समय फंसे हुए हैं, और उनको निकालने की प्रक्रिया देर रात से शुरू हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि पिछले लंबे दिनों से जो इंतजार यहाँ पर चल रहा था, जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर किया जा रहा था केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों की तरफ से, उस पर अब जाकर अंतिम सफलता मिलने की स्थिति आ चुकी है। जी, अभी ताजा स्थिति की यदि बात करें तो कितने मीटर की ड्रिलिंग अभी बच गई है? बिल्कुल, अगर हम ताजा स्थिति की बात करते हैं तो 5 से 7 मीटर की ड्रिल और होना बाकी है, यानी एक आखिरी पाइप और यहाँ पर ड्रिल किया जाना है। और जैसे ही ये पाइप ड्रिल यहाँ पर किया जाता है तो फिर मजदूरों तक ये कह सकते हैं कि 800 mm का जो पाइप है, यूं पाइप जो शुरुआत में नहीं भेजा गया था, शुरुआत में 900 mm का पाइप भेजा गया था, और उसी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि 800 mm का पाइप यहाँ पर डाला गया, तो वो 5 से 7 मीटर और यहाँ पर पैच बचा हुआ, जिसका ड्रिल होना बाकी है। तो जैसे ही उसके अंतिम चरण शुरू होता है तो ये समझा जा सकता है कि अगले 3 से 4 घंटे के भीतर बड़ी खबर, राहत वाली खबर यहाँ पर और मिल सकती है। जो मजदूरों तक ये ड्रिल का जो पाइप है वो वहां पर पहुंच जाएगा, और उनको निकालने की जो प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू हो पाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभय अवनीश प्रेमी जी भी बने हुए हैं। जी अवनीश, आपसे यहाँ पर ये जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एकाएक देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं और प्रधानमंत्री भी लगातार अपडेट मुख्यमंत्री से ले रहे हैं, पीएमओ की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा सामने आ रहा है कि जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तो क्या इस पूरे मामले में अब जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी पहुंच रहे हैं उत्तरकाशी, क्या जल्द ही कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल प्रियंका, शुभ संकेत है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को जो फीडबैक वहां से दिया गया है, जो इनपुट वहां से मिला है, वो एक अच्छा इनपुट मिला होगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री एक हाई पावर कमेटी की बैठक छोड़ने के बाद वो उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं और खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल और जो उनका फेसबुक है उस पर उन्होंने अपडेट किया है कि वो उत्तरकाशी निकल रहे हैं और आज रात वहीं पर पहुंचकर तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका वो हिस्सा बनेंगे, यानी कि खुद उसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रधानमंत्री के पसंदीदा अधिकारी हैं, वो पहले ही यहाँ पर पहुंच हुए थे और वो लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में थे। उत्तराखंड सरकार के भी आला अधिकारी उनके संपर्क में थे और लगातार कोशिश यही होती रही कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस मिशन को जीते। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो घड़ी है अब वो करीब होती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है कि एक बेहतर अच्छा इनपुट मिलने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, वो उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं और संभावना ये है कि कुछ ही घंटों बाद एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और जो 40 मजदूर हैं जो कि उत्तराखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, जो अपने जान हथेली पर डालकर यहाँ पर काम कर रहे थे और जो बड़ी परियोजनाएं केंद्र सरकार की है उसमें अपनी महती भूमिका निभा रहे थे, निश्चित तौर पर उनको हम सकुशल निकाल पाएंगे और उनके परिवार वालों से मिला पाएंगे। उसमें एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। जी अवनीश जी, आप अपडेट बनाए रखिए, जैसे ही आपके पास कोई ताजा अपडेट आती है आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अभय भी हमारे साथ जुड़े थे। आप भी अपनी नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्य अधिकारी भास्कर खुलबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जानकारी दी है और कहा है कि ऑगर मशीन से पुनः ड्रिलिंग शुरू करते हुए कुल 45 मीटर तक की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाला समय और अधिक महत्वपूर्ण है। अगले फेज की ड्रिलिंग शुरू कर ली गई है। इस दौरान एमडी महमूद अहमद, जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला, पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी भी मौके पर मौजूद रहे। में स्वागत करता हूं। जैसे कि कल शाम हमने बताया था कि हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे। और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह ने आज सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जाए तथा हादसे के दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जितने किए जाने चाहिए वो नहीं लगा और ये बात सरकार ने 11 दिन बन गया और जो टनल बनाने वाले लोग हैं वो यहाँ तक आए नहीं। केंद्रीय मंत्री भी आ गए, पूरी सरकार भी आ गए नजर। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जो हमारे मजदूर वहाँ पर फंसे वो सकुशल चल जाए और सरकार जो लोग दोषी है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं करनी। 11 दिन हो गए, अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम इससे पहले कर सकते। हम तो यहाँ पर देखने आए हैं। और अब आपको बताते हैं कि रेस्क्यू के लिए अब तक क्या क्या हुआ है। 12 नवंबर सुबह 4 बजे टनल में यह हादसा होता है जहां 41 मजदूर फंस जाते हैं। 13 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क कर ऑक्सीजन और फूड सप्लाई शुरू की जाती है। 14 नवंबर को मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आती है। वहीं 15 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन खराब होने से दिक्कत होती है। 16 नवंबर की बात करें तो कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की पहली बार। 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी जिसके लिए दवाइयां उन्हें उपलब्ध कराई गई। 18 नवंबर को इंदौर से मंगाई गई नई मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया। वहीं 19 नवंबर को
5 मोर्चे पर 6 एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 20 नवंबर को 80 मीटर तक की ऊंचाई से वर्टिकल होल किया गया है और आज 22 मीटर की यदि बात की जाए तो ड्रिलिंग में काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। 40 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग अब हो चुकी है। कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बची है, जिसके बाद मजदूरों तक पहुंच जाएगी एनडीआरएफ की टीम। तो 18 नवंबर को इंदौर से मंगाई गई नई मशीन के जरिए रेस्क्यू को फिर से शुरू किया गया। 5 मोर्चों पर अब 6 एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। 6 प्लान पर अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, जिनमें से बताया जा रहा है कि काफी हद तक आज खुशखबरी आने की उम्मीद है, कामयाबी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 40 मीटर तक की ड्रिलिंग ऑगर मशीन के द्वारा पूरी कर ली गई है। 40 मीटर से भी आगे की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले। मनोज गोयल को एमएनए देहरादून के पद से हटाया गया। आईएएस संदीप तिवारी का भी हुआ तबादला। संदीप तिवारी को सीडीओ नैनीताल के पद से हटाया गया। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले। 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले। मनोज गोयल को एमएनए देहरादून के पद से हटाया गया। मनोज गोयल को एमएनए देहरादून के पद से हटाया गया। आईएएस संदीप तिवारी का भी हुआ तबादला। आईएएस संदीप तिवारी का भी हुआ तबादला। संदीप तिवारी को सीडीओ नैनीताल के पद से हटाया गया। तो 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी हुई है। अलग अलग जगहों में तबादले किए गए हैं, जिसमें आईएएस नंदन कुमार को सीडीओ पिथौरागढ़ बनाया गया है। आईएएस दिनेश सासनी को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की बनाया गया है। आईएएस दीपक सैनी को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मसूरी का पद दिया गया है। वहीं पीसीएस अशोक कुमार पांडे को सीडीओ नैनीताल बनाया गया है। पीसीएस श्याम सिंह राधा को अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग बनाया गया। रुद्रपुर के अतिरिक्त प्रभार से हटाया गया। पीसीएस राजकुमार पांडे को डिप्टी कलेक्टर चमोली की जिम्मेदारी। वहीं पीसीएस रविंद्र कुमार को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार बनाया गया। संदीप तिवारी एमडी केएमवीएन बने रहेंगे। आईएएस वरुण चौधरी को नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार बनाया गया। आईएएस अभिनव शाह को सीडीओ चमोली का पद दिया गया। आईएएस नंदन कुमार को सीडीओ पिथौरागढ़ बनाया गया। आईएएस दिनेश शासनी को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की का पद दिया गया। आईएएस दीपक सैनी को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मसूरी बनाया गया। पीसीएस अशोक कुमार पांडे को सीडीओ नैनीताल का पद। वहीं पीसीएस श्याम सिंह राणा को अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग बनाया गया। पीसीएस वीर सिंह बुदियाल को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून बनाया गया। पीसीएस अनिल गर्ब्याल को महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम बनाया गया। पीसीएस दयानंद सरस्वती को जीएम गढ़वाल मंडल विकास निगम का पद। आईएएस आशीष भटगाई को निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर के अतिरिक्त प्रभार से हटाया गया। पीसीएस भवन सिंह चलाल को निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर की दी गई जिम्मेदारी। पीसीएस राजकुमार पांडे को डिप्टी कलेक्टर चमोली बनाया गया। पीसीएस रविंद्र कुमार को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार बनाया गया। अनिल शुक्ला डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग के पद पर। आईएएस वरुण अग्रवाल को डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा की जिम्मेदारी। वहीं आईएएस अनामिका को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी बनाया गया। आईएएस आशीष कुमार मिश्रा डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़।
और अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किए, जिसमें किसी भी योजना का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा करने के आदेश सभी विभागों और मंत्रियों को दिए गए हैं। लेकिन चौपटा खाल विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कर दिया गया, जिसका प्रचार प्रसार कई अखबारों के माध्यम से देखने को मिला है, जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि सतपाल महाराज ने प्रदेश के शासन के आदेश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश को आईना दिखाने का काम किया है। देखिए, हाल ही में जो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा हुआ था और आनन फानन में उनसे आधी अधूरी योजना का लोकार्पण करा दिया गया था, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हल्ला बोल किया और इसको लेकर गंभीरता दिखाते हुए शासन प्रशासन ने एक लेटर जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि अब किसी भी योजना का शिलान्यास या लोकार्पण बिना मुख्यमंत्री की उपस्थिति के नहीं होगा। हमने उस पर भी सवाल उठाए कि यदि मुख्यमंत्री ने ही वन मैन आर्मी की तरह पूरे प्रदेश को चलाना है तो फिर इस कैबिनेट का औचित्य ही क्या है, फिर मंत्रियों ने करना क्या है। लेकिन इन सबको ठेंगा दिखाते हुए कल सतपाल महाराज ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां निकायों पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है तो वहीं बीजेपी का पलटवार तैयार है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस पर हंसी आती है। पहले खुद कहती थी कि भाजपा हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और अब खुद ही कह रही है कि बीजेपी पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चुनाव चाहती है, चुनाव आयोग को चुनाव करवाना है। जब अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो चुनाव होगा और जब भी चुनाव होगा निकाय और लोकसभा दोनों चुनाव भाजपा जीतेगी। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी पर बड़ी हंसी आती है। कभी वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है, अब हम पर आरोप लगा रही है कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है और कभी भी चुनाव कर ले। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो इस संबंध में एक कदम आगे बढ़कर एक कमेटी का गठन भी कर लिया है जो प्रत्याशी चयन के लिए तैयार है। लेकिन प्रक्रिया का हिस्सा है, चुनाव आयोग को, उत्तराखंड चुनाव आयोग को इस चुनाव को करवाना है। जब वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव होगा। तो इसमें सरकार कहां से आ गई? इसलिए निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव कराने के तैयार हैं और हम ही जीतेंगे। निकाय का भी चुनाव जीतेंगे और लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आना जाना जारी है, तो वहीं ताजा मामला जगदीशपुर क्षेत्र का है, जहां आज सुबह हाथियों का एक झुंड कॉलोनी में टहलता दिखा। उसके बाद भी वन विभाग की ओर से हाथियों को रोके जाने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वन विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, इसलिए बार बार कहने के बावजूद भी वन विभाग कोई भी हाथियों को रोकने के लिए कदम नहीं उठा रहा। हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि रामपुर रोड आईटीआई के पास में एक गोदाम के अंदर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन जब मजिस्ट्रेट को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत इस मामले में संज्ञान लेते हुए गोदाम में छापा मारा, जहां गैस रिफिलिंग करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि ये लोग घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर से ऑटो की रिफिलिंग करते हैं और अब इन लोगों पर पूर्ति विभाग कार्रवाई करेगा। काम बताओ किसका है ये? बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बोलो, किसका काम है ये? अगली खबर देहरादून से है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर चल रहे टनल की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का कार्य एक ही कंपनी कर रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टी ने उत्तरकाशी में हुए हादसे के चलते कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन में आते समय हादसे की आशंका जताई है और टनल के सर्वे की मांग की है।
देखिए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी हर तरीके से हर प्रयास ये करती है कि किसी न किसी तरीके से हम डेवलपमेंट को रोकें, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकसित भारत का सपना देख रही है, हम लोग उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हैं। और जहाँ पे वो नवयुग कंपनी के बारे में बार बार बात उठा रहे हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, कोर्ट है, कचहरी है, तमाम चीज़ें हैं। और अगर वो इस प्रकार के जो आरोप उन पर लगा रही है, उसके लिए कानून बैठा है। वो खुद कानून अपने हाथ में ना ले और लोगों को बरगलाए नहीं, लोगों को झूठ बोलकर काम को ना रुकवाएं। प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो डेवलपमेंट्स प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही हैं, उसमें कांग्रेस भी सहयोगी के रूप में आगे आए। हलाल मीट को लेकर लीजिए, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक चलने वाली वो 120 किलोमीटर की ट्रेन लाइन है, जिसमें मुझे बताया गया है कि 80 किलोमीटर पहाड़ के नीचे होगा। 80 किलोमीटर पहाड़ के नीचे होगा। आप में से, हम में से क्या आप अपने बच्चों को उस ट्रेन में रखेंगे? क्या आप अपने बच्चों को उन ट्रेन में चलाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुई है, पर अगर ईश्वर ना चाहे 80 किलोमीटर हैं टनल के नीचे चल रहे हैं, ये तो 1-1 किलोमीटर के टनल हैं जहाँ पे नुकसान हो चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इसको देखा जाए और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये गढ़वाल की जाके, उत्तराखंड की जाके लाइफलाइन हो जाएगी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। इस साल धाम के कपाट 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और 18 नवंबर को धाम के कपाट बंद कर दिए गए। इसके साथ ही धाम में 18 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड बन चुका है। शीतकाल के दौरान भगवान बद्री विशाल के धाम में सिर्फ देवताओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। अब धाम के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान के निर्माण कार्य करने वाले मजदूर भगवान बद्री विशाल के धाम में मौजूद हैं। इसके साथ ही मंदिर की देखरेख के लिए धाम में पुलिस प्रशासन की टीम और साथ में कुछ मंदिर के सेवादार भी मौजूद हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बीते दिन राजस्थान से चुनाव प्रचार कर लौटे हैं, जिसके बाद धन सिंह रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल कांग्रेस को परेशानी बने धन सिंह रावत की फोटो से नहीं, बल्कि उस फोटो में मौजूद उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा से है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया वॉइस की खबर का हुआ बड़ा असर। गोमती नगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, स्टंट बाजों पर लगाई लगाम। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया वॉइस की खबर का हुआ असर। इंडिया वॉइस की खबर का हुआ असर। लखनऊ में स्टंट बाजों पर लगाई गई लगाम। पुलिस ने चेकिंग लगाकर किया गिरफ्तार। 3 बाइकों को किया गया सीज। स्टंटबाजों पर लगाई गई लगाम। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोमती नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आज सामने आई थी, जहां पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर स्टंटबाजी करते हुए युवक दिखाई दे रहे थे, जिस पर इंडिया वॉइस ने इस खबर को पुरजोर तरीके से दिखाया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। 3 बाइकों को किया सीज। 3 बाइकों को किया सीज। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से बड़ी खबर। इंडिया वॉइस की खबर का हुआ असर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो लखनऊ की गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में बाइकों पर इस तरह का स्टंट करने का मामला सामने आया था, जिसे इंडिया वॉइस ने दिखाया था, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 3 ही बाइकों को सीज कर लिया है।
और इसके बाद अगली खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पतंजलि योगपीठ के प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद बाबा रामदेव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एलोपैथी की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ करार देते हुए इसके खिलाफ पीआईएल दाखिल करने की बात की है। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि कानून की लड़ाई कानून की तरह ही लड़ी जाएगी। बाबा ने कोर्ट में गंभीर बीमारियों को मात दे चुके रोगियों की कोर्ट में परेड कराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट में अभी तक पेश नहीं हुआ हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट से खुद पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। तो कानून की लड़ाई कानून की तरह ही लड़ी जाएगी। बाबा रामदेव का ये बयान सामने आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि एलोपैथी गिरोह उनके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तरह तरह के आरोप और साजिश और षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस पर योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि जिन तमाम मरीजों को उन्होंने ठीक किया है उनको कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहते हैं, साथ ही साथ यदि जरूरत पड़ेगी तो खुद कोर्ट में पेश होकर अपने पक्ष की बात रखेंगे। तो जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में योग गुरु रामदेव के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव ने अब इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा है कि उनके पास इस चीज का पूरा डाटा है। यदि कोर्ट कहेगा तो वो अपने तमाम मरीज जिनको उन्होंने ठीक किया है अपनी दवाइयों से, उनको कोर्ट में गवाही देने के साथ ही साथ परेड कराने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा बाबा रामदेव का यह भी कहना है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो वो खुद कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने। तो लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में बाबा रामदेव को लेकर अब बातचीत सामने आ रही थी, बाबा रामदेव ने अब आरोप लगाया है कि एलोपैथी गिरोह उनको पीछे पड़ा हुआ है। इसी तरह 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 के षड्यंत्र उनके खिलाफ और उनकी कंपनी के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी गलत डायरेक्शन में निर्णय नहीं देगा, हम ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वहां बहुत प्रबुद्ध जजेस होते हैं। और क्योंकि कोर्ट का तो किसी योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो कोर्ट की लड़ाई हम कोर्ट के आधार पर लड़ेंगे। और मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो मैं सारे एविडेंसेस के साथ कोर्ट में खुद पहली बार उपस्थित होने के लिए तैयार रहूंगा, ये मैंने आपको बोल दिया। तो इसलिए हम लड़ाई न कानून की दृष्टि से हारेंगे, ना हम हिम्मत की दृष्टि से हारेंगे, ना विज्ञान और अनुसंधान की दृष्टि से हारेंगे। हारने का प्रश्न ही नहीं है, क्यों हारेंगे भाई? वेद में मंत्र अहम इंद्रो न पराजिके, हम कभी पराजित नहीं होंगे। भारतीय परंपरा, मूल्य और कानून के तहत सब सेवा कार्य करते हुए योग आयुर्वेद को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां लोगों ने कभी कल्पना नहीं। और दूसरी बात यह रही, कभी किसी के आड़ में, कभी किसी के आड़ में, कभी किसी के बहाने से जो प्रोपेगेंडा करने वाले जो शक्ति है वो बहुत हावी रही। इसी तरह की बातें कल से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात है, अभी कोई भी किसी तरह का निर्णय नहीं, पुनरअभी लोगों का निर्णय, लोगों के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, उस दुस्साहस के संदर्भ में श्रद्धेय स्वामी ने कहा कि जो हम काम कर रहे हैं पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।